आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की पहचान आप जानते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखोगे ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन काम होता है मॉलिक्यूल का फाइनल ऑक्सीडेशन करना, और उससे बच्चों ये यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं और यही एटीपी पूरी सेल को फिर फाइनली एनर्जी देने का काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत ये एटीपी का फॉर्मेशन करना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि एटीपी बनाती हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से, और फाइनली सेल को ये एनर्जी देती है। ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में होते ही नहीं। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता होगा, कौन वहां एटीपी बनाता होगा? तो आप लोग सभी जानते भी है, जैसे बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है इसे कहा जाता है मिजोसोम। और ये जो मिजोसोम होता है, इसी मिजोसोम पर यहां पर एटीपी बनेगा। मतलब यहां एटीपी का सिंथेसिस कहां किया जाएगा? मिजोसोम पे। तो कहने की बात इतनी सी है, यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में वही फंक्शन मिजोसोम्स करते हैं। तो यहां पर मिजोसोम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर खास बात ये, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? मिजोसोम के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, तो इसलिए इसको सेल का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सेल का इसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल। सेल में जितने भी ऑर्गेनल हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हर टाइम काम करते हैं, मतलब ये रोज काम करते रहते हैं, क्योंकि हमें एटीपी हमेशा चाहिए। अच्छा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, ये हमेशा काम करते हैं, ये कभी छुट्टी नहीं मनाते। इनके लिए तो बच्चों रोज ही वर्किंग जरूरी होती है, ये कभी संडे नहीं मनाते। हाँ, क्योंकि बच्चों अगर इनने संडे मनाना चालू कर दिया, छुट्टी मनाना चालू कर दी, तो अपने मंडे गायब हो जाएंगे। तो ये हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मोस्ट बिजी ऑर्गेनल। अच्छा, इन्हीं को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। आगे बच्चों हम समझेंगे कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के जब हम पॉइंट सारे डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो डीएनए है, राइबोसोम है, ये सब कुछ प्रोकैरियोट के जैसा ही है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल ही मान सकते हैं आप। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैठी है, एक सेल दूसरी सेल के अंदर बैठी है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सेल विद इन सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए इसको सेल विद इन सेल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा भी, क्यों इसे सेमी ऑटोनोमस नाम दिया गया है। क्लियर? जो बातें यहां पर समझाई, समझ में आए सबको अच्छे से? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम नंबर की बात करें तो इसकी नंबर बच्चों यहां पर वेरिएबल होती है। जैसे यहां पर यह सेल है, इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहे, और ये ध्यान रखना, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, सेल में से कई माइटोकॉन्ड्रिया होते। अब जरूरत पड़ती है, मान लीजिए सेल को ज्यादा एटीपी की जरूरत है, तो इनकी नंबर यहां पर इंक्रीज हो सकती है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके अपनी नंबर यहां पर ऐसे बढ़ाते रहते, ऐसे इनकी नंबर बढ़ती जाती है। यानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर वेरी करती है, डिपेंड करता है कि सेल को कितनी एटीपी की जरूरत है, क्या एक्टिविटी की जरूरत है। अगर ज्यादा एक्टिव होना है तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बढ़ा दी जाएगी। तो यहां नंबर वेरिएबल होती है, ये डिपेंड करती है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल मतलब वही कि अगर एटीपी ज्यादा चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बढ़ा देंगे। अगर हम बच्चों प्लांट और एनिमल में कंपेयर करें तो ऐसा देखा जाता है कि प्लांट में रिलेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम होती है। यानी प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर फ्यू होती है, कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए उनमें एटीपी भी कम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम रहेगी। हाँ, एनिमल में तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। अब सबसे ज्यादा कहां देखे गए? एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व किए गए हैं बर्ड्स की फ्लाइंग मसल के अंदर, फ्लाइंग मसल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड जब फ्लाई करते हैं तो अपने विंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। तो उनके जो विंग्स होते हैं, जहां बॉडी से अटैच होते हैं, यहां की मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा देखी गई है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कहां देखी जाती है? सबसे ज्यादा कहां देखी गई है? बर्ड्स की फ्लाइंग मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वेरिएबल होती है और किस पे डिपेंड करती है? तो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम साइज और शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज शेप ये भी वेरी करता रहता है। अच्छा, इनके डायमीटर की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर आता है। ये बच्चों इसका डायमीटर है 0.2 से 1। अच्छा, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। एवरेज वगैरह वैल्यू निकाली जाए तो यहां एवरेज वैल्यू आती है 0.5 माइक्रोमीटर। ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का ही है। तो डायमीटर 0.2 से 1 एवरेज वैल्यू ये है। अच्छा, ये बच्चों कहलाती है इसकी लेंथ, और माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ आती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है, ये उसकी लेंथ होती है। और ये सब वेरी करता रहता है कि इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर? शेप की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज या सिलेंड्रिकल होता है। सॉसेज मतलब एक तरह से आप देख सकते हो जैसे वो क्रीम रोल टाइप का जो होता है, तो क्रीम रोल टाइप के जैसे शेप की होती है। या घर में जो गैस का सिलेंडर होता है सिलेंड्रिकल टाइप का दिखता है, तो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या है, शेप क्या है, यह हमें पता चला। अगर बच्चों सेल के अंदर, जैसे सेल है, इस सेल के अंदर अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें ऑब्जर्व करना है बिना माइक्रोस्कोप के, अगर हम देखना चाहे तो नहीं दिखेगा। अच्छा, हम माइक्रोस्कोप से देखें तब भी नहीं दिखेगा जब तक कि इसको प्रॉपर स्टेन ना किया जाए। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो पहले सेल के ऊपर स्टेन लगाना पड़ेगा। अच्छा, बिना स्टेनिंग आप इसको दिन भर ढूंढते रहो, माइटोकॉन्ड्रिया नजर ही नहीं आएगा। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करें? तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए एक स्टेन आता है जेनस ग्रीन बी, और जेनस ग्रीन जैसे डालते हैं, ये जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होगा, और फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए पहले स्टेनिंग करनी पड़ती है, और कौन सा स्टेन लगाते हैं? जेनस ग्रीन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट स्टेनिंग क्या माइटोकॉन्ड्रिया दिख पाएंगे? नहीं दिख पाएंगे, स्टेनिंग तो मस्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने वाला स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन बी। क्लियर? जो बातें यहां पर समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये तो बच्चों हमने माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, शेप, नंबर, इनकी बातें समझी। अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 मेम्ब्रेन से कवर दिख रहा होगा, यानी डबल मेम्ब्रेन। इसके डबल मेम्ब्रेन में जो बाहर की तरफ है वो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है ये है इनर मेम्ब्रेन। बताओ कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है? डबल। अभी तक जो ऑर्गेनल हमने समझे हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल से। अच्छा, 2 मेम्ब्रेन होने से होता क्या है कि इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट डेवलप हो जाते हैं। 2 कंपार्टमेंट कौन कौन से? आप देखोगे एक कंपार्टमेंट यहां दिख रहा होगा, मतलब अरे ये कंपार्टमेंट मतलब चेंबर, तो एक चेंबर यहां दिख रहा होगा और एक अंदर वाला चेंबर भी दिख रहा होगा। भाई 2 मेम्ब्रेन है तो 2 चेंबर बनेंगे। इनमें से जो बाहर वाला चेंबर होता है इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, या इसे आप आउटर चेंबर भी कह सकते हैं। और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है इसे इनर चेंबर कहा जाता है, या इनर कंपार्टमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर का जो फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में टोटल 4 कंपोनेंट है। क्या क्या है? 2 तो बच्चों इसकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और 2 ही इसके अंदर चेंबर है। एक तो हो गया आउटर चेंबर और दूसरा हो जाएगा इनर चेंबर। तो ध्यान रखना, 2 मेम्ब्रेन एंड 2 चेंबर। अब हमें इन्हीं को ही समझना है कि मेम्ब्रेन की क्या खास बात है, चेंबर की क्या खास बातें हैं, और ये समझ लिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। मतलब हमें इन्हीं को ही यहां पर अच्छे से क्लियर करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे यहां पर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है पोरिन। इनको बच्चों पोरिन कहा जाता है। ये जो पोरिन मैंने ड्रॉ किया है ये आउटर मेम्ब्रेन पे दिख रहा है। ऐसे आउटर मेम्ब्रेन पे यहां पे और भी ऐसे यहां पे पोरिन्स लगे होते हैं, ऐसे आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन्स लगे होंगे। अच्छा, पोरिन कभी इनर मेम्ब्रेन पे नहीं होगा, पोरिन का मिलना केवल आउटर मेम्ब्रेन का फीचर है। पोरिन होने से होता क्या है कि इन पोरिन के बीच में गैप ज्यादा होती है। ध्यान सुना, पोरिन के बीच में गैप ज्यादा होती है तो इससे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो इसी वजह से इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है, तो
तो मैं ये भी कह सकता हूं आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में मोर परमिएबल होती है। ये ज्यादा परमिएबल है। और मोर परमिएबल क्यों है? क्योंकि पोरिन्स होते हैं। अच्छा, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर एंजाइम भी लगे होंगे, इसमें भी बच्चों एंजाइम प्रेजेंट होंगे। आउटर मेम्ब्रेन पर ऐसे एंजाइम भी होंगे और साथ ही साथ मेम्ब्रेन है तो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे यहां पर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, बीच बीच में से कोलेस्ट्रॉल होंगे, वो सब भी यहां पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल यहां ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन की क्या खास बात है, ध्यान समझे। पोरिन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये मोर परमिएबल होती है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आप देख भी रहे हैं, ऐसे यहां एंजाइम दिखाई देंगे। और इसकी एक खास बात और ये देखी जाती है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन के क्या क्या पॉइंट्स है ये हमने समझे। अच्छा, अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, आउटर के अंदर तो बच्चों हमें पता है ऐसे पोरिन्स होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन पर कहीं पर भी ऐसे पोरिन नहीं होते। इनर पे कहीं नहीं, आप देखोगे इनर मेम्ब्रेन पे कहीं भी पोरिन्स नहीं, और पोरिन्स नहीं होते इसी वजह से हां परमेबिलिटी कम होती है। तो पोरिन एब्सेंट है, इस वजह से लेस परमिएबल होती है। क्वेश्चन आएगा, आउटर इनर मोर परमिएबल, आउटर। अच्छा, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बात को सुनना, क्या आउटर पे एंजाइम है? यस है। इनर पे भी होते हैं। तो एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ मेम्ब्रेन, दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी एंजाइम प्रेजेंट है। और खास बात, यहां एंजाइम की क्वांटिटी आउटर के कंपैरिजन में ज्यादा ही होते हैं। तो एंजाइम प्रेजेंट भी होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है, गलती नहीं करना। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन में एंजाइम है, क्या बताओगे? यस, दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में? एक खास बात और, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये फोल्ड हो जाती है, मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिससे क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में देखो, ये इनर मेम्ब्रेन आप देखो बच्चों ऐसे फोल्ड दिखाई दे रही है, दिख रही है? अच्छा, ये ऐसे फोल्ड है, और ये जो फोल्डिंग होती है इसी को क्रिस्टी कहा जाता है। मुझे बताइए क्रिस्टी किसको कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन की इस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। अब बात आती है, इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड होने की जरूरत क्यों है? हां, जरूरत इसलिए है बच्चों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन को फंक्शन ज्यादा करना है। इनर मेम्ब्रेन ज्यादा काम करती है, और ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए, और ज्यादा एरिया बनाने के लिए ही उसने अपने आप को ऐसे फोल्ड कर रखा है। अरे बात समझ में? अच्छा, ये फोल्ड नहीं होती और ऐसे सीधी सीधी होती तब तो एरिया कम होता, लेकिन फोल्ड होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसी वजह से इसके फंक्शन भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि फोल्ड होगी, एंजाइम कंटेंट बढ़ेगा तो इसके फंक्शन बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टी किसकी फोल्डिंग है? इनर मेम्ब्रेन की। और क्यों है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ पाए। इस इनर मेम्ब्रेन पर ही आप ध्यान से देखोगे ऐसे पिन हेडेड पार्टिकल्स लगे होते हैं, और ये पिन हेडेड पार्टिकल्स कहलाते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम मतलब इनर मेम्ब्रेन के ये पिन हेडेड पार्टिकल, ऐसे यहां पर कई सारे पिन हेडेड पार्टिकल होंगे ऐसे, ये इन्हीं को बच्चों ऑक्सीसोम कहा जाता है। तो ऑक्सीसोम क्या है? पिन हेडेड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑक्सीसोम। तो ध्यान रखना, इनर मेम्ब्रेन में मैंने आपको क्या समझाया? इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं होते, लेस परमिएबल होती हैं, एंजाइम तो होते हैं और ज्यादा ही होते हैं। ये फोल्ड होती है, जिसको हम क्रिस्टी कह देते हैं, और इसी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ऑक्सीसोम दिखेंगे, आउटर पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ऑक्सीसोम कहां होते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये ऑक्सीसोम एग्जैक्टली वो पार्टिकल है जो एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, यस, एटीपी फॉर्मेशन, और ये एटीपी एग्जैक्टली इन ऑक्सीसोम के ऊपर, यहीं पे बच्चों ये एटीपी बनता है। अच्छा, ऑक्सीसोम की क्या खास बात है, इसको अब हम समझे। ये जो बातें समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ऑक्सीसोम की बात करें, ऑक्सीसोम, ये जो बच्चों ऑक्सीसोम है, इनको और भी कई नाम दिया गया है। ऑक्सीसोम्स को ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, इन्हीं को एफ नोड F1 पार्टिकल कहते हैं, इन्हीं को एटीपी सिंथेस भी कहा जाता है। तो ऑक्सीसोम कहो, F1 F नोड कहो, एटीपी सिंथेस कहो, बात एक ही है। अच्छा, ऑक्सीसोम लगा कहां है? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको ऐसे समझिएगा, ये जो मेम्ब्रेन है आउटर है, ये इनर है, और ये बच्चों दोनों के बीच की स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, शॉर्ट पे मैंने पीएमएस लिख दिया। अब बच्चों इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये पिन हेडेड पार्टिकल्स लगा है, और इसी पार्टिकल का नाम ऑक्सीसोम, यही बच्चों ऑक्सीसोम है।
ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। इसका जो पार्ट ऐसे इनर मेम्ब्रेन में ये इंबेडेड है, इसको कहा जाता है इसका बेस पार्ट, या इसको एफ नोड भी आप कह सकते हो। बीच में ये जो कनेक्टर जैसा दिख रहा है इसको स्टॉक कहा जाता है, और यहां पर ये बॉल जैसा पार्ट दिख रहा है इसको हेड कहा जाता है। और इन तीनों को मिला के, ये जो तीनों पार्ट मिले हैं, इन्हीं को मिला के नाम दे दिया गया ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में कितने पार्ट हो गए? 3, एफ नोड, स्टॉक और हेड। अच्छा, हेड वाले पार्ट को यहां पर बच्चों हम F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। ये F1 पार्टिकल होता है, ये F1 है, ये F नोड पार्टिकल है। अब खास बात क्या है, यहां पे बच्चों ये जो हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट पर एडीपी और फॉस्फेट की बाइंडिंग साइट होती है। मतलब यहां एडीपी फॉस्फेट जुड़ता है और जुड़ने की वजह से फाइनली यहां एटीपी बनता है। मतलब ऑक्सीसोम का जो हेड पार्ट है, इसी हेड पार्ट पर फाइनली क्या बनेगा? एटीपी बनता है। और ये जो एटीपी बनता है, ये सब मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉस्फेट जुड़ता है, लेकिन कब? मॉलिक्यूल का जब यहां ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद यहां पर जुड़ता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अच्छा, ये सब एटीपी कैसे बनता है, डिटेल में बच्चों आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। यहां बस मैंने नाम ही बताया कि एटीपी बनता है, प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक खास बात और, ये जो बच्चों आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, इस इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन के ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसी को आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये ईटीएस भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस जो होती है, ये बच्चों इनर मेम्ब्रेन पे ही चलती है। तो इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस चलती है। इनर मेम्ब्रेन की क्या खास बातें हैं, ये मैंने आपको समझाई। क्या क्या समझाया, ध्यान समझना। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी, ये फोल्डिंग क्रिस्टी। इस पे पिन हेडेड पार्टिकल का नाम ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम का फंक्शन, हाँ, यही बच्चों फाइनली क्या बना देता है? एटीपी। यही एटीपी बनाता है। और इसी इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चलती है, ईटीएस भी यहां चलती है। क्लियर? तो इनर मेम्ब्रेन की क्या बातें होती हैं, ये बच्चों मैंने आपको यहां समझाई। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के पॉइंट मैंने आपको समझा दी। आउटर के क्या फीचर है, इनर के क्या फीचर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम समझते हैं इसके दोनों चैम्बर। पहले मैं आउटर चैम्बर समझाऊंगा, फिर इनर चैम्बर। मेन पार्ट तो इसका इनर चैम्बर ही है। आउटर चैम्बर में तो कुछ एक पॉइंट है, समझ लीजिए। ये जो बाहर वाला चैम्बर होता है, इसको हम आउटर चैम्बर कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर का ही एक नाम और आता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी का एक नाम और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है। ध्यान से देखो, ये बच्चों यहां पर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की ये जो स्पेस दिख रही है, इसी स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इसी को आउटर चैम्बर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस स्पेस की खास बात ये होती है कि इस स्पेस में मेनली यहां पर अगर देखा जाए तो मेन बच्चों यहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। मतलब इसके अंदर मेन पानी भरा हुआ है। ये जो बाहर की स्पेस दिख रही है, इसमें पानी भरा हुआ है। मतलब एक तरह का ये एक्वस चैम्बर या एक्वस कंपार्टमेंट है। एक तरह का एक्वस चैम्बर होता है। क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ इसके अंदर भी यहां पर भी एंजाइम तो देखे गए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में हर जगह एंजाइम है। आउटर मेम्ब्रेन में है, इनर मेम्ब्रेन में है, आउटर चैम्बर में भी है, और इस इनर चैम्बर को पढ़ेंगे उसमें भी एंजाइम होते हैं। मतलब इसमें जितने भी कंपोनेंट है, सब जगह एंजाइम लगे हैं। आउटर चैम्बर की खास बात, स्पेस बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, इसमें वाटर होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्वस चैम्बर या एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। और साथ ही साथ इसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई? तो आउटर चैम्बर में बस इतनी ही बातें हैं। अगला चैम्बर लेते हैं और वो है इनर चैम्बर। ये बच्चों यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो अंदर वाला स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम इनर कंपार्टमेंट या इनर चैम्बर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को बच्चों नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, इसमें जो भी फ्लूइड भरा है, जो यहां फ्लूइड भरा है, उसको मैट्रिक्स कह देते हैं। क्लियर? तो इनर चैम्बर, स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर के फ्लूइड का नाम मैट्रिक्स। अब बात आती है इस मैट्रिक्स में क्या क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या भरा है। मैट्रिक्स के अंदर देखा जाए तो मेन तो बच्चों इसमें वाटर ही है, पानी भरा है, इसमें मेन पानी भरा है। तो मैट्रिक्स के कंपोनेंट में सबसे पहला इसमें मेन तो वाटर है। वाटर है मतलब ये भी एक एक्वस कंपार्टमेंट या एक्वस चैम्बर है। अब सोच के बताना, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर में भी पानी है, इनर चैम्बर में भी पानी है।
मतलब बोथ कंपार्टमेंट आर एक्वस कंपार्टमेंट। एनसीईआरटी की लाइन है। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों कंपार्टमेंट कैसे होते हैं बच्चों? एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही अल्टीमेटली भरा तो पानी है। अच्छा, इसके अलावा यहां एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर यहां बच्चों इस तरह की एक साइकिल चलती है, जैसे ये यहां पर ऐसी एक साइकिल चल रही है। ये जो साइकिल चली, इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज को फाइनली ब्रेक किया जाता है, ऐसी साइकिल चलती है क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल को जब आपने पढ़ा होगा तो क्रेब्स साइकिल के मैक्सिमम एंजाइम इस मैट्रिक्स में मिलते हैं, मैक्सिमम इस मैट्रिक्स में मिलते हैं। अब एक को छोड़ के, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए। हाँ, आना चाहिए सबको। यस, वेरी गुड। क्या नाम? सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। और वो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज इस इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है। तो क्या सीखा हमने? यहां पर मैक्सिमम एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, एक्सेप्ट सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, और ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ध्यान रखना, यहां पर ऐसी साइकिल चलती है, इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। मैक्सिमम एंजाइम यहां मैट्रिक्स में ही है, एक लगा होता है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज जो कि इनर मेम्ब्रेन पर लगा है। क्लियर? इसी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर ही डीएनए बैठा होता है। दिख भी रहा होगा ये बच्चों, यहां डीएनए है, मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है। अब यहां के डीएनए को आप ध्यान से देखोगे, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक ही डीएनए दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये सिंगल होता है, ओनली वन, एक ही है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल। अब इस डीएनए को ध्यान से देखोगे तो इस डीएनए को मैं और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से। तो बताइए, ये एक स्टैंड का बना या दो? 2 स्टैंड का बना, मतलब ये डबल स्टैंड होता है, सर्कुलर होता है, हिस्टोन अब्सेंट है, मतलब ये नेकेड है, और इसमें जीसी की क्वांटिटी ज्यादा होता है। जीसी मतलब ग्वानिन साइटोसिन के अमाउंट ज्यादा, इसलिए मतलब जीसी रिच होता है। तो डीएनए की खास बात, डबल स्टैंड होता है, सर्कुलर होता है, जीसी रिच होता है और नेकेड होता है। अब एक लाइन एनसीईआरटी की बच्चों को बहुत परेशान करती है। एनसीईआरटी लिखती है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या लिखा है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। अब वो सिंगल वर्ड आते कंफ्यूज हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंगल, वो जो सिंगल लिखा है नंबर की बात लिखी है, लेकिन इसमें स्टैंड तो 2 है। पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड? डबल स्टैंड ही है, फिर एनसीईआरटी सिंगल क्यों लिखती है? हाँ, सिंगल इसलिए लिखती है क्योंकि यहां नंबर वाइज एक ही है, एक ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सिंगल नाम दे दिया गया। अच्छा, इसी के अंदर यहां पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर ऐसे 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? मैट्रिक्स में इनर चेंबर में क्या क्या होता है ये हमने सीखा। इनर चेंबर के अंदर मेन पानी है, मतलब एक एक्वस चेंबर होता है। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल के मैक्सिमम एंजाइम है, एक को छोड़ के। डीएनए होता है, साथ ही साथ यहां राइबोसोम भी होते हैं। अच्छा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए राइबोसोम सब है और कहां है? तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स में है या आउटर चेंबर में नहीं है, सब मैट्रिक्स इनर चेंबर के अंदर होते हैं। तो इनर चेंबर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं यह भी हमने समझा। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की एक बड़ी अच्छी बात हमने समझी कि इसके इनर चेंबर के अंदर डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए है तो आरएनए बना सकता है, और राइबोसोम भी है तो वही आरएनए राइबोसोम मिलकर प्रोटीन बना सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीन है। मतलब इसके अंदर यहां बच्चों अगर देखें तो इनके अंदर यहां पर ये डीएनए है, इस डीएनए से ये आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से ये प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनका डीएनए बहुत छोटा होता है, बेस पेयर भी बहुत कम होते हैं। डीएनए अगर छोटा है तो आरएनए कम बनेंगे, आरएनए कम बनेगा तो प्रोटीन भी कम बनेगा। मतलब ये प्रोटीन बना तो सकता है, लेकिन कम बना पाता है, क्योंकि डीएनए छोटा था, जीन ही कम थी। अच्छा, अगर ये सारे प्रोटीन नहीं बना पाया जितनी इसकी जरूरत है, सारे नहीं बना पाया तो क्या करेगा? हां, बाहर जो साइटोप्लाज्म भरा है उनसे बच्चों फिर ये प्रोटीन यहां से लेगा, उधार लेगा एक तरह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन तो अपने खुद बना लेता है, कुछ बाहर से भी लेता है। मतलब ये सारे खुद नहीं बना पाता, कुछ तो बाहर से लेता है और कुछ बाहर से लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा है? क्योंकि सारे प्रोटीन नहीं बना पाए। अब ध्यान सुनना, इसको मैं ऑटोनोमस कब कहता? हां, अगर ये अपने सारे प्रोटीन बना लेता, बात को सुनना, अगर ये अपने सारे प्रोटीन बना लेता तब तो इसको कहते हैं ऑटोनोमस,
लेकिन सब नहीं बना पाया, इसलिए इसको नाम दिया गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन आए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन है? यस, पूरी मशीन है, तो क्या प्रोटीन तो बना सकता है। ठीक है, जीन कम होने की वजह से सब नहीं बना पाया, लेकिन बना तो सकता है ना बेटे। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। जो बातें यहां पर समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से। एक खास बात, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप सभी जानते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा, जब ये एटीपी बनाता है तो एटीपी हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाता है, मतलब इसके अंदर एक तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एटीपी बनाता है, रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एरोबिक क्यों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करता है, इसलिए इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई तरह के एंजाइम हैं, एटीपी फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, साथ ही साथ डीएनए से आरएनए बनाने वाले, आरएनए से प्रोटीन बनाने वाले, और भी कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कई एक्टिविटीज चलती है, और इसीलिए सेल के ज्यादातर एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही होते हैं। तो कभी आपसे पूछे सेल में मैक्सिमम एंजाइम कहां बैठे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। लाइसोसोम भी ज्यादा है, लाइसोसोम से भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे से आंसर देना। मैंने कहा मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां है? मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक, तो आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहां है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ नहीं कहा, सिंपल। मैक्सिमम एंजाइम कहां है? तब भी माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर बोलता हूं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करें लाइसोसोम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम के ज्यादातर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के मैक्सिमम एंजाइम के आंसर की बात करें तब भी माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। क्लियर? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में आप सभी जानते हैं डीएनए है, और ये डीएनए साइटोप्लाज्म में बैठा है। माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म का डीएनए अगली जनरेशन में जाना, नाम बोलो बच्चों। यस, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है यह हमने समझा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बायोजेनेसिस का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम पर, आज के टाइम पर सेल में नया माइटोकॉन्ड्रिया बनना। जैसे अपनी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन अपनी सेल चाहती है और माइटोकॉन्ड्रिया बनाए, एटीपी बनाने के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया बनाए। अब ये आज के टाइम पर कैसे बने, उसी को बायोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे समझिए, ये सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, लेकिन सेल को और माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, कहां से मंगाए? हां, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद में ये पावर होती है कि ये डिवाइड होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर सकता है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, और इसी से नए माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, सेल में ये नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया? पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन हुआ। कौन सा? बाइनरी फ्यूजन। तो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन की वजह से ही नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया थे वो डिवाइड होते जाते हैं। और वो सब क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि सेल की एक्टिविटी इनहेंस हो, एटीपी फॉर्मेशन बढ़ाया जा सके। ये तो कहलाता है बायोजेनेसिस, कि आज के टाइम पर सेल में नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना। एक वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है इवोल्यूशन के टाइम पर पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया होगा। मतलब इस अर्थ पर अगर पहला माइटोकॉन्ड्रिया बना तो कैसे बना होगा। अच्छा, पहला बनना यह कहलाता है ओरिजिन। आज के टाइम पे बनना तो बायोजेनेसिस, इवोल्यूशन के टाइम पे पहला बना तो उसे क्या नाम दे देंगे? ओरिजिन। अब बात आती है इसकी ओरिजिन कैसे हुई। माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन को कहा जाता है एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन, और यह ओरिजिन हुई है प्रोकैरियोटिक सेल से। अब यह क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर हम बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल को कंपेयर करें, दोनों की अगर हम कंपैरिजन देखें, दोनों के डीएनए को कंपेयर करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए आप जानते भी होंगे, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, जी सीरीज होता है, नेकेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें भी सेम डीएनए है, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर, नेकेड, जी सीरीज। राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S है, यूकैरियोटिक सेल में भी 70S है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है। डिवीजन की बात करें, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होता है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में काफी सिमिलरिटी है।
जो बात है प्रोकैरियोटिक सेल में वही माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस सिमिलरिटी के बेसिस पर साइंटिस्ट लोगों को एक आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ही मॉडिफाइड होकर एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया बन गई होगी। एग्जैक्टली हुआ क्या होगा हम भी समझे। ये बच्चों यहां पर यूकैरियोटिक सेल थी। स्टार्टिंग में जब यूकैरियोटिक सेल बनी थी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो इसे एटीपी बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी, एनर्जी बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी। अब इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल एटीपी बना रही थी। अब इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, इस प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर इंगल्फ किया, मतलब अंदर लिया। अच्छा, जब ये अंदर की तरफ इंगल्फ लिया मतलब एक तरह का यहां पर एंडोसाइटोसिस हुआ। एंडो मतलब अंदर आया। अब बच्चों ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती थी, इस यूकैरियोटिक सेल को एटीपी सप्लाई करती थी। अच्छा, और प्रोकैरियोटिक सेल इसके बदले यूकैरियोटिक सेल से न्यूट्रिशन लिया करती थी। तो मुझे बताओ, प्रोकैरियोट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, यूकैरियोट को एटीपी मिल रहा है, दोनों को नुकसान या फायदा? फायदा। और दोनों को फायदा मतलब सिम्बायोटिक। तो हुआ क्या, इसका एंडोसाइटोसिस हुआ, फिर सिम्बायोटिक रिलेशन चला, इसलिए नाम दिया गया एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। एंडोसिम्बायोटिक क्यों का एक बार फिर समझना। प्रोकैरियोटिक सेल को पहले अंदर लिया मतलब एंडोसाइटोसिस किया, और फिर इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन चला, इसलिए इसको सिम्बायोटिक यानी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कहा। अब मुझे बताओ, यूकैरियोट को भी फायदा, प्रोकैरियोट को भी फायदा, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो फिर इस यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल ने सोचा कि क्यों न यहां पर हम साथ में ही रहे, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ ही यही प्रोकैरियोटिक सेल मॉडिफाइड होकर आज के टाइम का माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आया है एग्जैक्टली ये प्रोकैरियोटिक सेल ही थी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ही मॉडिफाइड होकर आज के टाइम का माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और इसी वजह से तो सिमिलरिटी आई। प्रोकैरियोट में यहां पर 70s राइबोसोम थे, तो वही राइबोसोम यहां चलते गए तो इसमें भी 70s आ गए। जो डीएनए इसके पास था वही डीएनए यहां चलता गया तो सेम डीएनए आ गया। मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल ये सिमिलरिटी क्यों शो करती है? हां, इसीलिए शो करती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोई और नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल ही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल यहां आई थी वही मॉडिफाइड होकर माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। तो मुझे बताइए, क्या पहला माइटोकॉन्ड्रिया अर्थ पे अपने आप आ गया? अपने आप तो नहीं आया, प्रोकैरियोटिक सेल के मॉडिफिकेशन से आया। अच्छा, अपने आप नहीं आया तो मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की डी नोवो ओरिजिन नहीं होती। डी नोवो मतलब अपने आप इसकी ओरिजिन नहीं हुई है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। अच्छा, आपको कैसे पता चल गया कि प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए? यस, इन कंपैरिजन से। साइंटिस्ट लोगों ने जब इनको कंपैरिजन किया, कंक्लूजन निकाला, तो उनको लगा कि वाकई में ये माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट से डेवलप हुआ होगा, और ये कहलाता ओरिजिन। अच्छा, पहला ओरिजिनेट हो गया। अब नंबर बढ़ाना हो तो यस, इसको डिवाइड करते जाओ, बाइनरी फ्यूजन से फिर इसकी नंबर बढ़ती चली जाएगी। तो ये वर्ड हमने समझे, बायोजेनेसिस क्या है, ओरिजिन क्या है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। यहां पे आके बच्चों मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की सारी बातें समझी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, डबल मेम्ब्रेन से है, इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीन होती है, लेकिन सारे प्रोटीन नहीं बना पाता, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल बच्चों अब हम समझेंगे वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम समझने जा रहे हैं। प्लास्टिड होता क्या है? ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल है। ये जितने भी ऑर्गेनल हम समझ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लास्टिड भी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में ये स्पेशली प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, एनिमल्स में नहीं। ये प्लांट के अंदर ही देखा जाता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन्हीं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का एक वेल नोन एग्जांपल आप जानते भी है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये एक तरह का प्लास्टिड ही होता है। प्लास्टिड की खास बात ये होती है कि ये बच्चों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये यूग्लिनोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट, सारे प्लांट में मिलते हैं, और साथ ही साथ यूग्लिनोइड्स मिलते हैं। एनिमल में एब्सेंट है, एनिमल में कोई प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड की खास बात ये होती है कि ये साइज वाइज बड़े होते हैं, और बड़ी साइज के होने की वजह से इनको माइक्रोस्कोप में देखना आसान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है, लेकिन इनको बिना स्टेनिंग भी आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि साइज वाइज ये लार्ज होते हैं। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
प्लास्टिड की खासियत यही है कि इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनोइड्स होते हैं, तो इस तरह के इसके अंदर पिगमेंट होते हैं। तो इन प्लास्टिड के अंदर ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहां पर ऐसे पिगमेंट्स लगे होते हैं, ऐसे पिगमेंट्स यहां पिगमेंट्स लगे होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट को बच्चों ये ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और ये जब सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो इससे अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करते हैं। पिगमेंट का मेन काम ही है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन ही है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन साथ ही साथ ये पिगमेंट कलर देने का भी काम कर सकते हैं, मतलब ये कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पिगमेंट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, कलर प्रोवाइड करना, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड का भी मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो यही फोटोसिंथेसिस में है और साथ ही साथ कलर देने में होता है। तो फोटोसिंथेसिस और कलर देने में इनका रोल होता है। अच्छा, एक प्लास्टिड ऐसा है जिनके अंदर इस तरह के पिगमेंट नहीं आते, जैसे हम नाम सीखेंगे अभी ल्यूकोप्लास्ट, और इसी वजह से उसका मेन फंक्शन होता है स्टोर फूड। मतलब इसके फंक्शन की बात करें तो प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में भी काम आते हैं, ये प्लास्टिड कलर देने में भी काम आते हैं, तो साथ ही साथ ये फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। प्लास्टिड को पिगमेंट के बेसिस पर ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं उनको बच्चों हम समझेंगे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया पिगमेंट के बेसिस पर, और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आता है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड आता है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ऐसे 3 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो वो पिगमेंट का ही है। अगर पिगमेंट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मिलता है ये कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है, मतलब कैरोटिनोइड से। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और मान लीजिए कभी क्लोरोफिल देखा भी है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा, नेग्लिजिबली मान के चले। वैसे इनमें क्लोरोफिल होता नहीं, अगर है तो बहुत कम क्वांटिटी में। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनके अंदर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल, कंफ्यूज नहीं होना। क्लोरोप्लास्ट तो प्लास्टिड है, उसके अंदर जो पिगमेंट बैठा है वो क्लोरोफिल होता है। अच्छा, क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें कैरोटिनोइड्स मतलब कैरोटीन ज़ैंथोफिल भी मिलते हैं, हाँ, लेकिन मेन इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लियर? अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट की खास बात ये होती है कि इनमें पिगमेंट अब्सेंट होते हैं, और पिगमेंट नहीं होते इसीलिए इनको नाम दिया जाता है कलर लेस प्लास्टिड। कलर लेस मतलब कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इनको कह दिया गया कलर लेस प्लास्टिड। क्लियर? तो 3 टाइप के हो गए। पिगमेंट के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर बच्चों आपको इनके पिगमेंट याद है तब तो फंक्शन समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इसमें अगर कैरोटीन ज़ैंथोफिल है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये कलर ही दे सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है इसी वजह से इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड कलर। ये बच्चों कलर देने का काम करेगा, जैसे प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उनका कलर, फ्लावर का कलर, तो ये कलर देने वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है क्लोरोफिल है, तो मेन फंक्शन यस फोटोसिंथेसिस, इनका मेन काम फोटोसिंथेसिस। हाँ, कलर ये भी दे सकता है, जैसे ग्रीन कलर देने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो कलर ये भी देता है, लेकिन मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का आता है फोटोसिंथेसिस। अब इनका फंक्शन आप बताना। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट ही नहीं है, तो ना तो कलर दे सकता है ना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसका तो मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड, ये बच्चों फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो 3 प्लास्टिड, तीनों के फंक्शन क्या है ये हमने सीखा, और फंक्शन क्यों पता चल गए, पिगमेंट के बेसिस पर। तो सब कुछ पिगमेंट का ही खेल है बच्चों कि पिगमेंट किस तरह के। अच्छा, ये जो पिगमेंट है प्लास्टिड के अंदर, पिगमेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है लेमिला। ये लेमिला क्या होता है, जैसे ये प्लास्टिड है। अच्छा, प्लास्टिड में ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर ये ऐसी लेमिलर स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेनस है। ये बच्चों लेमिलर स्ट्रक्चर जिसको हम थाइलेकोइड भी कह सकते हैं, लेमिलर स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पे बच्चों ये ऐसे पिगमेंट्स लगे होते हैं। यानी ये जो क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल जो हम बात कर रहे हैं, ये सब इन लेमिलर स्ट्रक्चर पे लगे होते हैं, ऐसे लेमिलर स्ट्रक्चर पे होते हैं। अब बताना, यहां पर पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट है, तो लेमिला यहां प्रेजेंट होगी, लेमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी क्योंकि पिगमेंट है। अच्छा, इनमें भी पिगमेंट है, तो इसका मतलब यहां पर भी लेमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। अब सोचो, यहां पिगमेंट अब्सेंट, तो लेमिला की जरूरत नहीं है, तो यहां लेमिला अब्सेंट रहती है। तो बताओ, लेमिलर स्ट्रक्चर कहां देखी जाती है, क्रोमोप्लास्ट में देखी जाती है, क्लोरोप्लास्ट में देखी जाती है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में नहीं मिलेगी क्योंकि पिगमेंट ही नहीं थे। एक बड़ी खास बात आती है डीएनए की। इन प्लास्टिड के अंदर ही, यहां पर ही ये बच्चों ऐसा डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बात आती है डीएनए
इन तीनों प्लास्टिड में से किसके पास है? जरा आप सोचो, बताइए बच्चों किसके पास डीएनए होगा? हाँ, डीएनए की बात करें तो तीनों के ही पास होता है, यानी क्रोमोप्लास्ट के पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास भी होता है, यानी तीनों के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए तो तीनों के ही पास प्रेजेंट है, क्लियर। और खास पर तीनों का डीएनए सेम है, एक जैसा डीएनए, जैसा डीएनए इसका है सेम इसका है, सेम इसका है। और सेम डीएनए होने की वजह से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट आपस में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तीनों का सेम है, डीएनए सेम है। तो डीएनए सेम होने की वजह से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेन, अच्छा डबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी दो मेम्ब्रेन से बाउंड, तो डबल मेम्ब्रेन तीनों में होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो डबल मेम्ब्रेन तीनों में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड में डीएनए तीनों में एक जैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, काफी बातें तो सेम है। मेन डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो पिगमेंट का है। पिगमेंट की वजह, पिगमेंट डिफरेंट है तो फंक्शन डिफरेंट हो गए। तो मेन डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो पिगमेंट है, इसीलिए प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, क्लियर। जो बात यहां समझाई, समझ में आया सबको अच्छे से? एक एक करके बच्चों इन तीनों प्लास्टिड को अब हम डिटेल में समझेंगे। वैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की तो मैक्सिमम बातें कवर हो गई है, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। फिर भी इनके कुछ खास पॉइंट और हैं, वो भी समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट से। जो इतना समझाया क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। नाम से समझ में आता, क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है बच्चों कलर, यानी ये प्लास्टिड कलर देने का काम करते हैं। अच्छा, कलर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। कौन से? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड में कौन आते हैं? कैरोटीन आता है, जेंटोफिल आता है, इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं। और इसी वजह से इनका, अच्छा ये पिगमेंट की खास बात है कि ये पिगमेंट फैट सोल्यूबल होते हैं, ऑयल के अंदर, फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो ये पिगमेंट फैट सोल्यूबल नेचर के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इनके पिगमेंट का नेचर तो फैट सोल्यूबल होते हैं, क्लियर। अच्छा, इनका मेन फंक्शन एक ही है, कलर देना। और ये कलर रेड कलर भी दे सकते हैं, ऑरेंज कलर, येलोइश कलर, इस तरह के कलर देने का इनका काम होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, इस तरह के कलर प्रोवाइड कर सकता है, क्लियर। बात आती है कहां कलर देता होगा, प्लांट में कहां कहां कलर दे सकता है? तो प्लांट में ये दो जगह कलर दे सकता है, या तो पेरिकार्प में या पेटल्स में। पेरिकार्प का मतलब, हाँ, फ्रूट की जो कवरिंग है, जैसे ये फ्रूट है, इसकी ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, जैसे बनाना की कवरिंग आप कह सकते हो, एप्पल की कवरिंग कह सकते हो, तो ये जो कवरिंग होती है इसको पेरिकार्प कहा जाता है। और आपने देखा होगा फ्रूट्स में जो पेरिकार्प होती है, आउटर कवरिंग होती है, कलरफुल होती है, और उसको कलर देने का काम ये क्रोमोप्लास्ट ही करता है। पेटल्स जानते हो? पेटल्स का मतलब होता है जैसे फ्लावर के अंदर जो होते हैं, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में कहूं, फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है वो पेटल्स होती है, वो भी कलरफुल होती है। पेटल्स को कलर देने में क्रोमोप्लास्ट का रोल है, लेकिन पेटल्स को मेन कलर वैक्यूल देती है। हमने बच्चों समझा था वैक्यूल में भी पिगमेंट्स होते हैं, एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, वाटर सोल्यूबल, और वो पिगमेंट, वैक्यूल के जो पिगमेंट होती है मेनली पेटल्स को कलर देते हैं, क्लियर। तो इनका मेन काम है कलर देना। पेरिकार्प में भी देते हैं, पेटल्स में भी, लेकिन मेन पेरिकार्प में। पेटल तो वैक्यूल की वजह से कलरफुल हो जाते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? अच्छा, यहां एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेड कलर ऑफ टोमेटो। टोमेटो का जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर एक स्पेशल पिगमेंट से आता है, नाम जानते भी होंगे आप, लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से ही ये बच्चों रेडिश कलर का होता है, और ये लाइकोपीन कहीं और नहीं, क्रोमोप्लास्ट में मिलता है। इसी तरह से कैरेट की हम बात करें, रेड कलर ऑफ कैरेट, ये जो कैरेट में जो रेडिश टाइप का कलर दिख रहा होता है, ये बच्चों यहां पर भी देखा जाए तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, और इसके अंदर एक स्पेशल कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से ही ये कलरफुल होते हैं। तो टोमेटो का रेड कलर, ऐसे गाजर का कलर, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट होते हैं ये कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हाँ, क्रोमोप्लास्ट में ये तो आप जानते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इनके अंदर भी डीएनए होगा, बाकी बातें तो हमने सीखी ली। मेन फंक्शन पूछा जाए तो कलर, और नाम से समझ में आता, क्रोमो मीन्स कलर देना। जो बातें इसकी समझे, क्लियर हुई अच्छे से? अगले नंबर पे लेते हैं पहले ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट अब्सेंट है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कलरलेस। ये बच्चों कलरलेस प्लास्टिड से, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, और पिगमेंट नहीं होता इसलिए इनका फंक्शन होता है स्टोरेज फूड,
ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अब बच्चों स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब लिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है। और इसी स्टोरेज फूड के बेसिस पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में पहला टाइप आता है एमाइलोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमाइलोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, और अच्छे से कहें प्लांट का मेन स्टोरेज फूड आप जानते हैं स्टार्च, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं पोटैटो, आलू। आलू के अंदर स्टार्च होता है और वो स्टार्च स्टोर करने वाले प्लास्टिड का नाम एमाइलोप्लास्ट है। अगला वर्ड आता है एल्यूरोप्लास्ट, ये बच्चों प्रोटीन को स्टोर करता है। इसी तरह से एलियोप्लास्ट, ये बच्चों ऑयल या फैट या लिपिड को स्टोर करता है। तो ध्यान रखना, इनका मेन फंक्शन, ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन फूड को स्टोर करना है, और स्टोरेज फूड के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हो गए। अच्छा, ये 3 वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट कब कहेंगे? जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए बोल देंगे, और एलियोप्लास्ट ऑयल के लिए कह देंगे। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये भी आप ध्यान रखिए। हाँ, इनमें भी डबल मेम्ब्रेन होगी, डीएनए होगी, बाकी चीजें रहेगी। अगले नंबर पे जो सबसे फेमस प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनोइड्स होते हैं। मेन पिगमेंट तो इसमें क्लोरोफिल ही होता है, और क्लोरोफिल है तो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। साथ ही साथ ये ग्रीन कलर देने का भी काम करता है, और ग्रीन कलर देने की वजह से प्लांट में जहां जहां ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, समझ सकते हो कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा। जैसे हम लीव्स की बात करें, लीव्स के अंदर मेनली क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं। लोकेशन तो ये मेनली प्रेजेंट इन मिजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर जो मिजोफिल सेल्स होती है वहीं प्रेजेंट होती है। जैसे ये मिजोफिल सेल है तो इसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट यहां प्रेजेंट होते हैं। अगर बच्चों हम इनकी नंबर की बात करें, मिजोफिल सेल जैसे ये एक सेल है, इस एक ही सेल के अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कई क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। नंबर निकाले तो 20 से 40 पर सेल। तो एक ही सेल के अंदर इनकी नंबर 20 से 40 के बीच में हो जाती है। अच्छा, एक एल्गी का नाम सुना होगा क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास के अंदर केवल और केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, केवल एक ही प्रेजेंट होता है। तो हमने यहां पर इसकी लोकेशन की बात की, कहां प्रेजेंट है, ज्यादातर मिजोफिल सेल में होते हैं। नंबर भी याद रखना बच्चों, 20-40 पर सेल। क्लियर हुआ इतना सबको अच्छे से? और क्लेमाइडोमोनास में पूछा जाए तो एक ही होता है। क्लियर हुआ इतना? अगर हम बच्चों इसका भी वही विड्थ निकाले, लेंथ निकाले, सबसे पहले विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर आती है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसको आप डबल कर दिया करो, जैसे ये 2 है तो डबल 4 है, तो 2 to 4 हो जाएगा। 5 है तो डबल 10 है, तो 2 to 4, इधर 5 to 10। तो लेंथ विड्थ आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये सब माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर में इसकी ये साइज रहती है, तो ये आप ये याद रखिएगा। ये तो बच्चों इसकी हमने लेंथ विड्थ की बात की। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करें तो ये अलग अलग शेप के देखे गए। क्लोरोप्लास्ट स्पेरिकल हो सकता है, ओवल टाइप के हो सकता है, लेंस हो सकता है, डिस्कोइडल मतलब डिस्क जैसा हो सकता है, या रिबन टाइप के भी देखे जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, वेरिएबल शेप के प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, मिजोफिल सेल में से एक क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालेंगे और उसकी डिटेल स्ट्रक्चर समझते हैं कि एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। हम बच्चों अब हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं। अच्छा, ये बच्चों इस तरह से क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होगी, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ऐसे आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, अंदर का फ्लूइड इसको स्ट्रोमा होगा, इसमें ऐसी फ्लैटेड थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर होगी। इन सारी चीजों को अब हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। यहां बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और वो है इसकी मेम्ब्रेन की बात करें। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में आप देखोगे, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसमें बच्चों सबसे बाहर वाली जो होती है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और अंदर वाली ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां पे बच्चों आउटर मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इस आउटर मेम्ब्रेन पर यहां पर भी पोरीन प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पे यहां पे भी पोरीन है, और पोरीन प्रेजेंट होते हैं, तो पोरीन प्रेजेंट होने की वजह से ये भी मोर परमिएबल होगी, इनर पे नहीं होते। अच्छा, यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आउटर मेम्ब्रेन पोरीन से, क्योंकि यहां पर पोरीन से, इस वजह से ये मोर परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन यहां फोल्ड नहीं होती।
अब बच्चों इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड होता है, यहां उसको स्पेशली नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। अंदर के इस फ्लूइड का नाम क्या दे दिया गया? स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने मैट्रिक्स सीखा था, यहां हम उसको स्ट्रोमा नाम दे देते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डबल मेम्ब्रेन। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, पोरिन प्रेजेंट, मोर परमिएबल। तो पोरिन होने की वजह से ज्यादा परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें, पोरिन अब्सेंट होती है, लेस परमिएबल होती है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर के फ्लूइड को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। ये याद रखना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा उसको स्ट्रोमा नाम दे देते हैं। अब बात आती है स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हैं। इस स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हैं? यहां स्ट्रोमा में डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, हर चीज यहां पे मिलेगी। क्या क्या होता है एक एक करके समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आप देखोगे, ये जो स्ट्रोमा है, ऐसी बच्चों फ्लैटेड स्ट्रक्चर मिलती है, मेम्ब्रेनस फ्लैटेड स्ट्रक्चर। इस फ्लैटेड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है थाइलेकोइड, या इसे हम लेमिला भी कह सकते हैं। थाइलेकोइड या इसे आप लेमिला कह सकते हो। अब खास बात, ये बच्चों थाइलेकोइड है। इसी तरह से यहां पर ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर, इसका नाम, हाँ सब बताएंगे क्या? थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड का ग्रुप बन गया। और ये थाइलेकोइड का ग्रुप बन गया, इसको नाम दे दिया गया ग्रेनम। अच्छा, ये ग्रेनम कुछ ऐसा लगता है जैसे बच्चों कोइन के ऊपर कोइन रखा हुआ है। जैसे एक कोइन, उसके ऊपर दूसरा कोइन, तीसरा कोइन, तो कोइन के ऊपर कोइन रख दिया तो कोइन की एक ढेली बन गई, उसी को एक तरह से कह दिया ग्रेनम। अरे बात समझ में? सेम है। इस अकेले का नाम बताओ क्या है बच्चों? वेरी गुड, थाइलेकोइड। फिर इस अकेले का नाम थाइलेकोइड, अकेले का नाम थाइलेकोइड, अकेले का नाम थाइलेकोइड। अब ये पूरा ग्रुप बन गया, इसका नाम, हाँ, इस पूरे ग्रुप का नाम बन जाएगा ग्रेनम। मतलब बहुत सारी थाइलेकोइड मिलकर ग्रेनम बना देती है। सिमिलरली ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेनम। अब मुझे बताओ, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेनम है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा है, तो इन एक से ज्यादा ग्रेनम को कंबाइन करके लिखा जाता है ग्रेना। कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंगुलर है तो ग्रेनम, लेकिन एक से ज्यादा ग्रेनम को मिला के क्या कह दिया जाता है? ग्रेना। यानी ग्रेना एक तरह का प्लूरल वर्ड हो जाएगा। क्लियर? जो बात यहां पर समझे, समझ में आई? अच्छा, एक खास बात क्या होती है, ये बच्चों ग्रेनम और ये ग्रेनम आपस में सी ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। इस ट्यूब का नाम होता है स्ट्रोमा लेमिली। इसे हम स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, या आप इसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी कह सकते हो। स्ट्रोमा थाइलेकोइड या फ्रेड चैनल का नाम भी दिया जाता है। क्लियर? जैसे ये और ये आपस में से कनेक्ट है, ये स्ट्रोमा लेमिली, ये आपस में कनेक्ट है, स्ट्रोमा लेमिली। तो इस तरह से ये स्ट्रोमा लेमिली से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्या बात मैंने आपको समझाई? कुछ क्लियर हुआ? स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का ग्रुप ग्रेनम, एक से ज्यादा ग्रेनम को मिला के ग्रेना कह दिया जाता है। तो क्या हमने सीखा? थाइलेकोइड होता क्या है? थाइलेकोइड मतलब मेम्ब्रेनस सेक प्रेजेंट इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स अरेंज इन स्टेक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, मतलब कॉइन के ऊपर कॉइन अरेंज है, उसे ग्रेना कहा जाता है। लेकिन सिंगुलर तो हम ग्रेनम नाम दे देते हैं। क्लियर? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी ग्रेनम 40 to 60 होती है। समझाने के लिए मैंने इसे 3 बनाई है, लेकिन ये 40 से 60 की रेंज में आती है। अच्छा, थाइलेकोइड, ये जो थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड आपस में ट्यूब से कनेक्ट है। ट्यूब का नाम स्ट्रोमा लेमिली, फ्रेड चैनल या स्ट्रोमा थाइलेकोइड आप कह सकते हो। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से एक थाइलेकोइड को बाहर निकालते हैं और उसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे हो सकती है। क्लियर? अगर हम बच्चों एक थाइलेकोइड को देखें तो इस थाइलेकोइड के अंदर ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वही सिंगल थाइलेकोइड को बाहर निकाल के बना रहे हैं। ये बच्चों ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। इसके अंदर की स्पेस का नाम ल्यूमेन। ल्यूमेन के ऊपर ऐसे, अच्छा, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे पिगमेंट्स लगे होते हैं। ये यहां पर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। ऐसे बच्चों ये पिगमेंट होते हैं। फिर ये पिगमेंट बहुत सारे, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ऐसे कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। इन पिगमेंट्स का यहां ऐसे ग्रुप बनता है। ऐसे यहां पर ये पिगमेंट का ग्रुप है। इन ग्रुप्स को क्वांटासोम कहा जाता है। पिगमेंट के ग्रुप का नाम क्वांटासोम। इस क्वांटासोम में से कई पिगमेंट्स होते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसे कई सारे पिगमेंट्स यहां होते हैं। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट का एक ग्रुप है। इसके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, हर तरह के पिगमेंट्स होते हैं। और पिगमेंट के ग्रुप का नाम क्वांटासोम। कहां प्रेजेंट है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट का ग्रुप होता है, उसे क्वांटासोम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोम पार्टिकल समझे थे, सेम उसी तरह के पार्टिकल होते हैं
जिसको यहां स्पेशली CF नोड और CF1 पार्टिकल कह देते हैं। वहां F नोड F1 कहते हैं, यहां CF नोड CF1 कह देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में C लगा दिया। अब बच्चों होता क्या है, पिगमेंट का खास बात ये होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करेंगे और इसी सनलाइट की वजह से फाइनली यहां पर ADP फॉस्फेट जुड़कर ATP बनाते हैं। मतलब इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर भी यहां पर फाइनली ATP बनेगा, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में। और लाइट की प्रेजेंस में ATP बना तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था, तो यहां इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दे दिया जाता है। क्लियर? तो यहां फोटोफॉस्फोराइलेशन से फाइनली ATP बनते। फोटो क्यों लिखा? लाइट के रिस्पेक्ट में ATP बना, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब कंफ्यूज नहीं होना, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बना प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लोरोप्लास्ट में ATP बना फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दोनों में ATP बनते, प्रोसेस अलग अलग है, नाम अलग अलग है। क्लियर? जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? थाइलेकोइड्स की हम बात समझ लेते हैं। थाइलेकोइड के अंदर की स्पेस का नाम ल्यूमेन। क्वांटासोम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जिसमें 250 से लेकर 400 पिगमेंट्स होते हैं, जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को क्वांटासोम कहते हैं। और इनमें कई तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, यहां ऐसे हर तरह के पिगमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है? होता है। किस जगह होता है? तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये पिगमेंट्स लगे होते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अगला पार्ट लेते हैं, इसी स्टोमा के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ऐसे पिगमेंट लगे हो, यहां ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, और ये पिगमेंट का ग्रुप क्वांटासोम, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फाइनली ATP बना देते हैं। अच्छा, इसी के अंदर स्टोमा के अंदर ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। स्टोमा में थाइलेकोइड से समझ लिए, यहां पे बच्चों ऐसे एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम, यहां जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम स्पेशली सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस के एंजाइम होते हैं। अच्छा, ये एंजाइम जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में आप इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते भी है। इसका एक नाम सुना होगा, केल्विन साइकिल का फेमस एंजाइम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, रूबिस्को। वो रूबिस्को इसी स्टोमा के अंदर बैठा होता है, इसी के अंदर वो बैठा होता है। तो डार्क रिएक्शन का जो एंजाइम होता है रूबिस्को, ये रूबिस्को एंजाइम यहीं स्टोमा में बैठा होता है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर स्टोमा में भी हम सीखेंगे DNA, RNA, राइबोसोम है, तो प्रोटीन भी बना सकता है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के भी एंजाइम है। तो क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके सिंथेसिस के एंजाइम यहां प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो DNA भी प्रेजेंट होता है। ऐसा ये DNA दिख रहा है। अच्छा, यहां का DNA माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर, G सीरीज, नेकेड, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे DNA इसमें भी होता है। सेम इसी तरह का यहां राइबोसोम भी होता है। कौन सा टाइप? 70S। तो ऐसे 70S टाइप के यहां पर, ये 70S टाइप के यहां पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। सब कुछ स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, ये बातें हमने समझी। थाइलेकोइड है, एंजाइम्स है, DNA है, राइबोसोम है, ये सारे के सारे स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोमा के कंपोनेंट भी हमने समझे। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, डबल मेम्ब्रेन, अंदर का फ्लूइड स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या क्या भरा सब हमने सीख लिया। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर भी बच्चों DNA है। DNA है तो ये भी RNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन बनाने की मशीन है। लेकिन वही बात, इसका DNA भी छोटा होता है, तो ये भी RNA कम बनाता है, प्रोटीन कम बनाता है। मतलब इसके अंदर भी प्रोटीन बन सकते हैं, लेकिन ये सारे नहीं बना पाता। सारे नहीं बना पाता तो कुछ प्रोटीन ये फिर बाहर से उधार लेता है। मतलब कुछ तो खुद बनाता है, कुछ बाहर से लेता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया सेमी ऑटोनोमस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, लेकिन ये सारे प्रोटीन नहीं बना पाता। क्लियर? क्या सीखा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में काफी कुछ बातें सेम आती है। दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल आप कह सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट आता है बायोजेनेसिस। इनकी बायोजेनेसिस कैसे होती है? अच्छा, इनकी बायोजेनेसिस या तो प्रोप्लास्टिड से होती है। प्रोप्लास्टिड क्या चीज है? प्रोप्लास्टिड का मतलब है कि सेल में, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जो स्टार्टिंग का प्लास्टिड होता है उसको प्रोप्लास्टिड कहते हैं, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जैसे सेल के अंदर ये अनडेवलप्ड प्लास्टिड बैठा है, ये एक तरह का प्रोप्लास्टिड है। अब यही प्रोप्लास्टिड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्लास्टिड में चेंज हो जाता है। मतलब यही मॉडिफाइड होकर क्लोरोप्लास्ट बना सकता है,
क्रोमोप्लास्ट बना सकता है और यही मॉडिफाइड होकर ल्यूकोप्लास्ट बना सकता है। यानी प्रोप्लास्टिड एक तरह से अनडेवलप्ड प्लास्टिड था, मेरिस्टेम सेल में बैठा था, और यही मॉडिफाइड होकर अलग अलग प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। एक तरीका और इसको बनाने का, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर दे। ऐसे समझो, सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट बैठा है, अब यहां ओ नंबर चाहिए, तो सिंपल इसको बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर दो, नए क्लोरोप्लास्ट तैयार। तो नया क्लोरोप्लास्ट कैसे आ सकता है? दो तरीके, या तो प्रोप्लास्टिड को चेंज करा लो, या जो पहले का क्लोरोप्लास्ट है उसको डिवाइड करा लो। तो दो तरह से इसकी बायोजेनेसिस होती है। अच्छा, पहले मुझे बायोजेनेसिस का मीनिंग तो समझाओ। हां, बायोजेनेसिस का मतलब होता है, यस, आज के टाइम पर सेल में नया बन रहा है तो बायोजेनेसिस। अब वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब इवोल्यूशन के टाइम पर पहले कैसे बना होगा, पहला कैसे बना होगा। अब इसकी ओरिजिन भी वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से। कैसे पता चला कि प्रोकैरियोट से बना? तो प्रोकैरियोटिक सेल और क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर किया, दोनों के डीएनए को कंपेयर किया तो सेम डीएनए मिला, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर, जीसी रिच, नेकेड। राइबोसोम को कंपेयर किया, 70S। डिवीजन का तरीका बाइनरी फिजन, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। और इसी सिमिलरिटी से कंक्लूजन निकला कि यही प्रोकैरियोटिक सेल चेंज होकर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुई होगी। हुआ भी यही होगा। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी थी जो फोटोसिंथेसिस करती थी। यूकैरियोटिक सेल ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी खुद अपना फूड बनाए, तो इन्होंने इसको इंगल्प किया, मतलब एंडोसाइटोसिस किया, फिर सिम्बायोटिक रिलेशन चला और फाइनली ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया, वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। और यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट तैयार। तो पहला क्लोरोप्लास्ट कहां से आया था? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से इसकी ओरिजिन हुई है। अच्छा, इसकी ओरिजिन को भी डीनो नहीं कहेंगे, प्रोकैरियोट से हुई है। और ऐसी ओरिजिन का नाम एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। आप बताना, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन किस किस की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी है और क्लोरोप्लास्ट की भी है, दोनों की ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक है। क्लियर? जो बातें यहां समझाई गई, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? दोनों वर्ड में अब कंफ्यूज नहीं। बायोजेनेसिस मतलब आज के टाइम बनना, और पहला जो बना था ये क्या कहलाता है? उसकी ओरिजिन कहलाता है। समझ में आया सबको अच्छे से? प्लास्टिड हमने कंप्लीट किया। तो प्लास्टिड 3 टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और मेन क्लोरोप्लास्ट की क्या क्या बातें थी, ये सब कुछ बच्चों आज हमने सीखा।